तो मेरे बच्चों, आज मेरा 4th लेक्चर है आपके साथ। स्टार्ट करते हैं। पिछले 3 लेक्चर्स तक मैंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको कुछ रफ आइडियाज दिए हैं। तो पिछली क्लास में जो था मेरा, वो हम मेजरमेंट ऑफ लोकेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसके कुछ मेजरमेंट थे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। लेकिन पिछली क्लास में हमने अर्थमेटिक मीन स्टार्ट किया हुआ था। तो पिछली क्लास में बच्चों मैंने अर्थमेटिक मीन को डिफाइन किया था, समझाया था कि एक्चुअली में अर्थमेटिक मीन कैसे वर्क करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी आप लोगों को। फिर मैंने क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किया था कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करता कैसे है। ठीक है बेटा। आज का जो मेरा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन को लेकर, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। यानी कि जो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मुलेशन आपने डेवलप किया है टू कैलकुलेट द सेंट्रल वैल्यू, उस फॉर्मुलेशन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हैं। मेरे बच्चों, प्रॉपर्टी का मतलब होता है यूनिवर्सल फैक्ट। अगर हम कभी ये कहते हैं कि ये मेजरमेंट, नॉट टुडे, कभी भी हम फ्यूचर में किसी भी टाइप के मेजरमेंट को लेके अगर हम ये कहते हैं कि ये मेजरमेंट इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया के जितने भी स्टैटिस्टिकल डाटाज हैं, उन सब पर अगर ये मेजरमेंट आप लगाते हो, तो जो कंडीशंस एज ए प्रॉपर्टी आज मैं आपको बता रहा हूं, वो कंडीशंस एज ए प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाइड रहती है या रहेंगी। क्यों? क्योंकि आज मैं उन सब को प्रूफ कर दूंगा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो आपको ये जो प्रॉपर्टीज आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, ये आपको अच्छे से समझनी होगी, लर्न करनी होगी। दूसरा, इनका प्रूफ आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कंफर्म इनका प्रूफ आता है। तो जो 4 प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्पेशली जो सेकंड प्रॉपर्टी है, वो तो कंफर्म एग्जाम में आने के आपके चांसेस है। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल है सिनेरियो। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल डाटा है और अर्थमेटिक मीन आपने कैलकुलेट किया है, तो मेरे पास अर्थमेटिक मीन को लेके कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, जिनको मैं प्रॉपर्टीज कहता हूं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, वो है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0। ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है? सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0। मेरे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक डाटा है, लेट एक्स आई ऑब्लिक एफ आई गोज फ्रॉम 1 to n, बी ए गिवन डाटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक गिवन डाटा है आपके पास, एंड एक्स बार इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा। ठीक है। तो जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखा है, इसका मीनिंग है, इसका मैथमेटिकल मतलब है समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। तो ये ऊपर मैंने टर्म लिखी है, क्या लिखी है? सम ऑफ डेविएशन। सम ये कर दिया आपने, डेविएशन मतलब डिफरेंस। कहां से डेविएशन? फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। यस, डेविएशन जो आप कर रहे हैं वो फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0 होगा। दुनिया का कोई भी डाटा हो, अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में से डेविएट कर रहे हो, उसका अर्थमेटिक मीन मतलब आप क्या कर रहे हो? एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है? अर्थमेटिक मीन। और फिर उन सब डेविएशंस का आप एडिशन कर रहे हो, समीशन कर रहे हो, तो जो वैल्यू मिलेगी वो कंफर्म आपको 0 के बराबर मिलेगी। वटेवर बी द डाटा, दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल डाटा हो, सबके लिए ये चीज वैलिड है। दैट्स वाई दिस इज द प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी का ये सेंस होता है, ये मीनिंग होता है कि प्रॉपर्टी एक यूनिवर्सल फैक्ट होता है। ठीक। अब बारी आती है कि सुधीर सर,
हम कैसे माने कि ये होता है? तो मुझे बच्चों इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। कैसे देना है प्रूफ? वेरी इजी। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक डाटा था, उस डाटा का आपने अर्थमेटिक मीन निकाला, और जो एक्सप्रेशन मैं बनाने जा रहा था वो ये है, क्या? समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? आपको ये शो करना है कि ये कंफर्म 0 के बराबर होगा। तो कैसे शो करते हैं? चलिए कैलकुलेट करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट? समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार कॉमन आ गया, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ आई। बी केयरफुल, क्या किया मैंने? फ्रीक्वेंसी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और समीशन को ऑपरेट कर दिया, तो पहली टर्म ये बनेगी आपकी, और दूसरी टर्म में जो एक्स बार है वो मैंने बाहर कॉमन आउट ले लिया। ठीक है। अब मेरे बच्चों, अगर आप गौर से देखें, ये पहली टर्म क्या है? पहली टर्म है कैपिटल एन इंटू अर्थमेटिक मीन। क्यों है? क्योंकि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको पिछली क्लास में बताया था। अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है 1 अपॉन कैपिटल एन समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन एफ ऑफ आई इंटू एक्स आई। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो एन इंटू कैपिटल एक्स बार बराबर बन जाएगा समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एफ ऑफ आई इंटू एक्स आई। वेरी सिंपल। तो पहली टर्म मैंने सेम रखी, अच्छा, माइनस के एक्स बार मैंने सेम रखा, और समीशन एक्स आई किसके बराबर होता है? कैपिटल एन के। तो इससे ये कैंसिल आउट, क्या वैल्यू मिली? वैल्यू बिकम 0। इसका मतलब जो मैंने प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी थी कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, वो स्टिल वैलिड है, क्योंकि मैंने उसका प्रूफ कर दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कैन यू शो दिस सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0, आंसर है यस, हम ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एग्जाम आप देंगे तो इसका प्रूफ पूछा जा सकता है। जब आप कोई एमए एंट्रेंस के लिए कोई कंपिटिटिव एग्जाम देंगे तब इसका प्रूफ तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस पे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो हर चीज का वैल्यू है, आज ही आप उसको याद कर लीजिए, बेटर रहेगा। चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। ठीक है बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है जिसको मैं बोल भी रहा था कि सेकंड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है। तो क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। क्या सेंस है इसका वो समझाता हूं। इसका सेंस है कि लेट मेरे पास एक डाटा है एक्स आई ऑब्लिक एफ आई, आई गोज फ्रॉम 1 टू 2n। सपोज मेरे पास एक डाटा है, समझ गए? और मैं यहां पे अगर एक एक्सप्रेशन क्रिएट करूं, कैसे वाला? ये वाला, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर। सो बेसिकली मैं ये क्या कर रहा हूं? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम पॉइंट ए। तो मैंने अभी ए के प्लेस पे अर्थमेटिक मीन नहीं डाला है, कोई आर्बिट्री नंबर डाला है ए की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। आप अर्थमेटिक मीन भी ले सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन भी ले सकते हो, मीडियन भी ले सकते हो, और कोई सम अनदर टाइप ऑफ नंबर भी आप ले सकते हो। तो मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम द पॉइंट, ये मिनिमम पॉसिबल बनेगा अगर मैं ए के प्लेस पर अर्थमेटिक मीन वैल्यू डालूं। तो इसका मतलब मेरा जो स्टेटमेंट है उसका मैथमेटिकल मीनिंग है समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज ऑलवेज मिनिमम, मतलब लेस देन इक्वल टू समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर।
तो मेरे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, सम ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम पॉसिबल। तो अगर मैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन अबाउट सम पॉइंट लेके चलूं ए, तो मुझे ये शो करना है कि इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तब मिलेगी जब x की वैल्यू या a की वैल्यू अर्थमेटिक मीन के बराबर होगी। तो अभी मैंने ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है उसका मैथमेटिकल मीनिंग आपको समझाया। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है और यह शो करना है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको तब मिलेगी जब a की वैल्यू अर्थमेटिक मीन के बराबर होगी। यह मेरा सेंस है। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन इज मिनिमम पॉसिबल व्हेन द डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, वही लिखा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। अब प्रूफ कैसे करेंगे वो समझा रहा हूं, चलिए। तो मेरे बच्चों मान लीजिए आपका कोई डाटा है लाइक दिस, और आपने एक फंक्शन बनाया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम पॉइंट ए। तो कोई फंक्शन बनाया तो बेसिकली ये फंक्शन जो है वो ए का है। आई कॉल दिस फंक्शन जी ए, आई कॉल दिस फंक्शन जी ए, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा एम क्या है, मेरा एम है इस फंक्शन को मिनिमाइज करना। तो मुझे देखना पड़ेगा इज दिस फंक्शन मिनिमाइजेबल और नॉट। दूसरा, फिर अगर ये मिनिमाइजेबल है तो मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी। मुझे यहां ये शो करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू अर्थमेटिक मीन के पर मिलेगी। चलो देखते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, अगर किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं और डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम मिलता है और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम मिलता है। चलिए करके देखते हैं। तो इस फंक्शन का अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव करूं जी डैश ए, है ना, तो ए के रेस्पेक्ट में ही आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि ये ए का फंक्शन है। तो रूल क्या बनेगा, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n 2 टाइम्स एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस ए इंटू माइनस के 1। ठीक है, समझ रहे होंगे जब आप ए के रेस्पेक्ट में करेंगे। चलिए यहीं पे इसका डबल डेरिवेटिव भी कर देते हैं। डबल डेरिवेटिव जो बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ आई इंटू एक माइनस 1 यहां है, एक माइनस 1 यहां है, तो 1 बनेगा, यानी कि 2n के बराबर वैल्यू बनेगी। ठीक, अब आपको पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा अगर आपको करना है तो आपको सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट करना होता है। चलिए कोई बात नहीं, सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट कर देते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं यहां पे, तो माइनस के 2 बाहर आ जाएगा, माइनस के 2 बाहर आ जाएगा, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस ए जीरो के बराबर बनेगा। अब ये जो -2 है वो इधर जाके जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब आप इस चीज को गौर से देखिए। ये चीज अगर आप पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन 0 हुआ करता था। इसका मतलब यहां पे ए की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, अर्थमेटिक मीन के बराबर। इसका मतलब ए की वैल्यू बन गई एक्स बार के बराबर। एंड डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, आपका 2n आ रहा है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो क्या आपको यह नहीं पता है कि जिस पॉइंट पर सिंगल डेरिवेटिव 0 होता है और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, उस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देगा। तो यह फंक्शन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कहां पर देगा, जब आप ए की वैल्यू अर्थमेटिक मीन डालेंगे। इसका मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि g ऑफ एक्स बार इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू g ऑफ a फॉर ऑल a। आप मुझे यह कहना चाहते हैं, दैट्स इट। तो क्या था मेरा प्रॉपर्टी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। तो मेरे बच्चों मैंने इसको एक एज ए फंक्शन बनाया, फंक्शन ट्रीट किया, ए का फंक्शन बनाया, उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने की कोशिश करी
और मैंने देखा कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तब मिलेगी जब ए की वैल्यू अर्थमेटिक मीन के बराबर होगी। बिल्कुल सिंपल, कोई टेक्निकल जो है डिफिकल्टी नहीं है। चलिए जी, अब प्रॉपर्टी 3 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 3 एक्चुअली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 3 इज कॉल्ड मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी, या कंबाइंड और कंपाउंड मीन प्रॉपर्टी। ये इतनी सारी बातें मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कभी कभी जो बुक राइटर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नाम से लिख देते हैं। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी या मैथमेटिकल प्रॉपर्टी या कंबाइंड मीन या कंपाउंड मीन प्रॉपर्टी। मेरे बच्चों, सबसे पहले आप बात समझिए, ये जो प्रॉपर्टी है इसका क्या मतलब होता है। तो जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी होती है उसका यह मतलब होता है कि अगर आपके पास एक डाटा अवेलेबल है जिसका अर्थमेटिक मीन आपको पता है और जिसका साइज आपको पता है, दूसरा डाटा आपको पता है जिसका अर्थमेटिक मीन पता है आपको और जिसका साइज आपको पता है। ठीक, तो दो डाटा हो गए आपके पास, दो ग्रुप हो गए। इसका साइज पता है, अर्थमेटिक मीन पता है, इसका साइज पता है, अर्थमेटिक मीन पता है। मेरा क्वेश्चन यह है कि विदाउट कंबाइनिंग दीज टू डाटाज कैन यू कैलकुलेट कंबाइंड और कंपाउंड अर्थमेटिक मीन बाय सम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इसीलिए नाम है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी, इसीलिए नाम है कंबाइंड मीन प्रॉपर्टी, कंपाउंड मीन प्रॉपर्टी। तो वो करना क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि अगर एक ग्रुप का अर्थमेटिक मीन मुझे पता हो, दूसरे ग्रुप का अर्थमेटिक मीन मुझे पता हो, तीसरे ग्रुप का मुझे अर्थमेटिक मीन पता हो, तो बिना कंबाइंड किए हुए इन ग्रुप्स को कैन वी कैलकुलेट द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन? आंसर है यस। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग यह होता है कि जब आपके पास एक ग्रुप की इंफॉर्मेशन होती है, दूसरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन होती है, तीसरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन होती है, विदाउट कंबाइनिंग दीज ग्रुप्स, क्या आप कंबाइंड ग्रुप की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं? जैसे आज मैं आपसे कह रहा हूं, क्या मैं कंबाइंड ग्रुप का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकता हूं? आंसर है यस। तो फिर अगला सवाल यह आता है कि सर अगर आप कर सकते हैं तो कंपाउंड मीन या कंबाइंड मीन आप निकालेंगे कैसे? भाई ऑब्वियसली पहले तो यही आएगा कि क्या आप ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो फिर अगला सवाल ऑब्वियसली ये होगा, फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मेरे बच्चों वेरी सिंपल। सबसे पहले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार जरा देखिए, सिंपल है बिल्कुल। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है जिसका साइज है n1 और अर्थमेटिक मीन है x1 बार। सपोज फॉर एग्जांपल मैं डिस्क्रीट डाटा ले रहा हूं विदाउट फ्रीक्वेंसी, डजंट मैटर, विदाउट फ्रीक्वेंसी। तो साइज है n1 और अर्थमेटिक मीन है x1 बार। दूसरा जो मेरा ग्रुप है उसका साइज है n2 और मीन है x2 बार। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कह रहा है कि विदाउट कंबाइनिंग दीज टू ग्रुप्स, आपको इन ग्रुप्स को कंबाइंड नहीं करना है, कैन यू कैलकुलेट द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन? चलिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप कंबाइंड ग्रुप का साइज देखेंगे तो n1 प्लस n2, ऑब्वियसली बात है, पहले ग्रुप में n1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे ग्रुप में n2 ऑब्जर्वेशन है, तो दोनों ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी? n1 प्लस n2। चलिए, अच्छा दोनों ग्रुप का जो अर्थमेटिक मीन बनेगा, मान लो आई डिनोट दिस अर्थमेटिक मीन x बार, तो भाई ये कैसे बनेगा? तो क्या आप इन दोनों के अर्थमेटिक मीन को ऐड कर देंगे या इन दोनों के अर्थमेटिक मीन का अर्थमेटिक मीन ले लेंगे? आपको तो ये कैलकुलेट करना है ना मैथमेटिकली। तो मेरे बच्चों इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है ये x बार, यानी कि कंबाइंड ग्रुप का जो अर्थमेटिक मीन बनेगा वो बनेगा
n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो क्या कर रहा है वो, पहले ग्रुप का साइज इंटू पहले ग्रुप का मीन प्लस दूसरे ग्रुप का साइज इंटू दूसरे ग्रुप का मीन डिवाइडेड बाय पहले का साइज प्लस दूसरे का साइज। जो भी ये बनेगा वो कंपाउंड अर्थमेटिक मीन या कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बनेगा। मेरे बच्चों, आपको ग्रुप कंबाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मैथमेटिकली ये फॉर्मूला लगा के कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बिल्कुल सिंपल। अब कोई बच्चा सवाल ये पूछेगा या एग्जामिनर ये पूछता है कि भाई ये जो फॉर्मूला आपने बनाया ये आया कैसे, हाउ टू प्रूव इट। अब आपको ये मेरे बच्चों प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द डाटा। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं जो डाटा लूंगा वो डिस्क्रीट डाटा लूंगा विदाउट फ्रीक्वेंसी। हालांकि ये चीज विद फ्रीक्वेंसी में भी वर्क करेगी, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम विदाउट फ्रीक्वेंसी डाटा ले सकते हैं। आप विद फ्रीक्वेंसी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, सेम स्टेप्स है। तो चलिए जी, लेट अस कंसीडर टू डिफरेंट डाटाज। कैसे कर सकता हूं, लेट x1 x2 up to dot dot xn1 and y1 y2 y3 up to dot dot yn2 be two different ग्रुप्स। मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स है मेरे पास या दो डिफरेंट डाटाज है मेरे पास, एक का साइज है n1 और एक का साइज है n2। चलिए कोई बात नहीं, लेट x1 बार एंड x2 बार बी द कोरस्पोंडिंग मीन्स। ठीक है बेटा, तो जो x1 बार है वो पहले ग्रुप का मीन है, अर्थमेटिक मीन है। जो x2 बार है वो दूसरे ग्रुप का मीन है, दूसरे ग्रुप का अर्थमेटिक मीन है। तो अकॉर्डिंग टू रूल x1 बार किसके बराबर बनेगा, 1/n ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn। यस, ये पता है आपको, है ना। तो मैं अगर चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, n1 इंटू x1 बार इज इक्वल टू समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 xi, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिंपली मैंने, अच्छा दिस इज n1, सिंपली मैंने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, दिस इज आल्सो n1, इसका मल्टीपल इसके साथ कर दिया, इस समीशन को मैंने ऐसा लिख दिया। सिमिलरली जो दूसरा ग्रुप था आपका, उसका मीन है x2 बार विच इज इक्वल टू 1/n2 ब्रैकेट y1 प्लस y2 प्लस अप टू डॉट डॉट yn2। ठीक है बेटा, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो n2 इंटू x2 बार इज इक्वल टू समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n2 yj, इक्वेशन नंबर 2। ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चों आपको समझ में आती होंगी। अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि विदाउट कंबाइनिंग द डाटा कंबाइंड ग्रुप का अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उन सबको सम कर दीजिए और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। अब दोनों ग्रुप में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी आपको पता है, n1 प्लस n2। तो अगर मैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, सुधीर सर x बार इज इक्वल टू 1/n1 प्लस n2 ब्रैकेट। अब आप क्या करेंगे, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम कर देंगे। तो सारी ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn1 प्लस y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn2। ठीक है बेटा, तो पहले ग्रुप को पहले लिख दिया, दूसरे ग्रुप को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना है इससे।
अब आप अगर चाहें तो इस चीज को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं 1/n1 प्लस n2। जो पहले वाली ये टर्म है यहां से लेके यहां तक, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 xi नाउ प्लस समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n2 yj। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर देखें तो मेरे बच्चों ये किसके बराबर है? ये बराबर है n1 इंटू x1 बार के, और ये किसके बराबर है मेरे बच्चों? n2 इंटू x2 बार के। तो फाइनली क्या आ गया? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, दैट्स इट। और यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड या कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। तो सिंपल है बिल्कुल, बस आपको दो डाटा कंस्ट्रक्ट करने हैं। आप चाहे विद फ्रीक्वेंसी कर दे या विदाउट फ्रीक्वेंसी कर दे, डजंट मैटर। वो तो आप लिख देंगे कि मैं डिस्क्रीट डाटा विदाउट फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर रहा हूं। भाई विदाउट फ्रीक्वेंसी मतलब सिंपली आप फ्रीक्वेंसी को 1 लेके चल रहे हो। अगर फ्रीक्वेंसी कुछ होगी तो वो रिपीट होती चली जाएंगी चीजें, तो वैल्यू तो उतनी बननी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, जो कि बहुत सारे राइटर हैं वो इस फोर्थ वाली बात को एज ए प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करते। तो ये कोई मैटरेबल थिंग नहीं है, बस मुझे अपनी बात समझानी है आपको कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाहता हूं या क्या यहां पे सिनेरियो चल रहा है। तो अगर आप फोर्थ प्रॉपर्टी को देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन अर्थमेटिक मीन। ठीक है बेटा, तो बेसिकली पिछली क्लास में भी मैंने आपको यह बात बताई थी कि अगर आपके पास लार्ज डाटा है न्यूमेरिकली, तो उस डाटा को हम स्केल डाउन करते हैं। स्केल डाउन दो तरीके से कर सकते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, आप उन सब ऑब्जर्वेशंस में से कोई भी कांस्टेंट सबट्रैक्ट या ऐड कर सकते हो, प्लस माइनस, लेकिन कांस्टेंट को ऐड कर सकते हो और सारी ऑब्जर्वेशंस में करना पड़ेगा। ठीक, वो तो होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। एक होता है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि सारी ऑब्जर्वेशंस के अंदर आप कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीपल या डिवाइड कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो या फिर डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप दोनों भी एक साथ कर सकते हो, जो मर्जी आप कॉम्बिनेशन लगाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। लेकिन आज यह सवाल है कि वो जो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल कर रहे हो आप, उसका इफेक्ट अर्थमेटिक मीन के ऊपर कैसा पड़ता है। तो किसी मेजरमेंट में इफेक्ट पड़ता है, किसी में नहीं पड़ता। जिसमें नहीं पड़ता उसमें तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर पड़ता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपसे यह पूछा जाएगा। ठीक, अब पिछली क्लास में मैंने बच्चों एक बात आपको बताई थी कि जब भी आप इफेक्ट करते हो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का, तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। सिर्फ वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी नेवर बी चेंज। तो मान लीजिए आपके पास एक डाटा है x, फ्रीक्वेंसी है f, सपोज डाटा है x1 x2 डॉट डॉट xn, फ्रीक्वेंसी है f1 f2 डॉट डॉट fn, और इस डाटा का जो अर्थमेटिक मीन है वो है x बार, सपोज फॉर एग्जांपल। ठीक, फिर क्या हुआ, आपने इस डाटा को चेंज कर दिया, y इज इक्वल टू ax प्लस b, सपोज आपने कर दिया। ठीक है जी, तो x आपका जो वेरिएबल है उसमें a का आपने मल्टीपल कर दिया, जो b है उसको आपने ऐड कर दिया। आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आप पहले सबट्रैक्ट करके फिर डिवाइड कर सकते हैं, वो आपका मन है। मैं तो एक चीज समझा दूंगा, फिर आप जो मर्जी करते रहिए। ठीक, इसका मतलब एक्चुअली ऐसा है कि वाई आई डाटा बराबर होगा a टाइम्स एक्स आई प्लस बी के फॉर ऑल आई। फॉर ऑल माई मतलब
जितना भी डाटा है सबके अंदर आप ये चेंज करेंगे फॉर ऑल आई। अब सिचुएशन ये बनती है कि आपका जो नया डाटा है y वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो डाटा क्या बनेगा y1 y2 डॉट डॉट yn, फ्रीक्वेंसी f1 f2 डॉट डॉट fn। अब ये जो नया डाटा बना, मान लीजिए इसका अर्थमेटिक मीन होगा y बार। ऑब्वियसली बात है, अगर आप चेंज ऑफ ओरिजिन करोगे, चेंज ऑफ स्केल करोगे, तो जो वेरिएबल है वो चेंज हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी भले ही सेम रहे, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस डाटा का जो अर्थमेटिक मीन बनेगा सपोज y बार, वो चेंज हो जाएगा। यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो चेंज हो जाएगा तो उसका रिलेशन पिछले वाले के साथ क्या बनेगा, तभी तो आप जो चेंज हो जाएगा उसका इफेक्ट मेजर करोगे। तो अब जो मेरा एम है वो ये है कि क्या आप y बार और x बार के बीच में कोई रिलेशनशिप बना सकते हो, कोई रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हो। चलिए देखते हैं। तो चेंज ऑफ आपने देख लिया, वेरी सिंपल। कैसे, देखिए सबसे पहले तो x बार का फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू रूल। अकॉर्डिंग टू रूल बनेगा x बार 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i into xi, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मुझे y बार कैलकुलेट करके दिखाओ, तो 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i into yi। ठीक है, n चेंज नहीं हो रहा है, स्मॉल n चेंज नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, y वेरिएबल की वैल्यू विच इज yi। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच इज कैपिटल N वो भी सेम रहेगा, और n क्या है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो भी सेम रहेंगी। सिर्फ y जो वेरिएबल है वो चेंज होगा। तो चलिए कोई बात नहीं। अब अगर इसको मेरे बच्चों थोड़ा सा मैं ओपन करूं, दिस इज 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i, yi किसके बराबर था, axi प्लस b के बराबर था yi। बिल्कुल सिंपल। थोड़ा सा समीशन को ऑपरेट कर दीजिए ऊपर, तो 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i इंटू xi, और ये जो a है आपका मेरे बच्चों, ये जो a है आपका वो हम कॉमन आउट ले लेते हैं बाहर, तो a इंटू 1/n समीशन f of i xi। चलिए नाउ प्लस, अब इस चीज को ऊपर ऑपरेट करोगे तो 1/n b बाहर ले लेते हैं हम इंटू समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i। ठीक है जी। अब आप गौर से देखिए ये चीज किसके बराबर है, बाई इक्वेशन नंबर 1 ये चीज अर्थमेटिक मीन ऑफ x डाटा के बराबर है। तो दिस इज a इंटू एक्स बार प्लस, अब ये चीज क्या है, समीशन xi, इससे n कट जाएगा, क्या मिलेगा b। तो आप गौर से देखिए y बार यानी कि जो नया डाटा है उसका अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है, a x बार प्लस b, और ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसा आपने चेंज किया था। इसका मतलब मैं दो बातें कह सकता हूं कि अर्थमेटिक मीन a और b दोनों से इफेक्टेड हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें a भी इन्वॉल्व है और b भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ। हाउ टू डिपेंड, एज इट मतलब जैसा चेंज आपने वेरिएबल में किया है ऐसा ही चेंज अर्थमेटिक मीन में भी हो जाएगा। अगर आप वेरिएबल में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो अर्थमेटिक मीन में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप 3 ऐड करोगे तो अर्थमेटिक मीन में भी 3 ऐड हो जाएगा। तो मेरे बच्चों दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये जो प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की, ये हर एक मेजरमेंट में प्रेजेंट रहे ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन में भी ये होगी, हार्मोनिक मीन में भी ये होगी, बट जब मैं आपको मीडियन और मोड पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। मींस अगर एक ग्रुप का आपको मीडियन पता है, दूसरे ग्रुप का मीडियन पता है, और आपसे बोल दिया जाए कि कंबाइंड ग्रुप का मीडियन बताइए, तो मेरे बच्चों जब तक आप ग्रुप को कंबाइंड नहीं करोगे आप कंबाइंड मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा मैं बोल रहा हूं आपको। तो थोड़ा सा आप समझिए चीजों को, हर जगह हर प्रॉपर्टी नहीं होती, कभी प्रॉपर्टी मिलती है और कभी मेरे बच्चों प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो बी केयरफुल
और हाउ टू डिस्कस, हाउ टू प्रूफ इन द एग्जाम, कुछ ऐसे। तो अगेन मैं आपको कह रहा हूं, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है मेरे बच्चों, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मेन है। चलिए जी, खैर होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी मैं आपकी ये जो यूनिट है, पहला चैप्टर नंबर 1 है, उसकी थ्योरी पहले आपको मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और वो असाइनमेंट मैं प्रॉपर आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।